topic is, I guess this is it in this topic. Let's move to the next topic, the age of Indian textiles. पार्ट समझना, हम लोगों ने चैप्टर को दो अलग अलग पार्ट्स में काट दिया, मतलब ब्रेक कर दिया. एक चैप्टर को पार्ट हम लोगों ने रखा जो यूरोपियन पॉइंट ऑफ व्यू से था. पहला चैप्टर का पॉइंट एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूं मैं. एक जो यूरोपियन पार्ट में था, जो यूरोपियन साइड को शो करता था, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्चुअल में आया, वहां पर क्या क्या चीजें हुई, वहां पर क्या क्या उसकी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज हुई, वो सारी हम लोगों ने इस फ्रंट में देखी, मतलब चैप्टर के पार्ट 1 में देखी. नाउ वी आर इनटू द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर एंड दिस पार्ट 2 विल लर्न कि भाई ये तो यूरोपियन पार्ट था, मतलब अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वेस्टर्न पार्ट से था. और अब जो दूसरा पार्ट है ये किसका पार्ट होगा, ये कॉलोनीज के पार्ट से होगा, कि जो इनके लिए ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था, ठीक है, जो मिडल ईस्ट हो गया, जो कॉलोनीज हो गई, जहां पर भी जैसे इंडिया पे कॉलोनी थी, वियतनाम पे कॉलोनीज थी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साउथ, मतलब जो अफ्रीका है वहां कॉलोनीज थी. तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर क्या इसका आउटपुट रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वहां पर जो भी चीजें वो हम लोग देखेंगे. सो पार्ट 2 से सबसे पहले स्टार्ट करती थी एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल. तुम लोग को पता है इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, ये दुनिया भर में फेमस थी, दुनिया भर में. हम लोगों ने जब ग्लोबलाइजेशन, द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ग्लोबल देखा था, उसके अंदर पढ़ा था ना कि भाई इनिशियली जब 17th सेंचुरी 16-17 सेंचुरी में तो इंडिया और चाइना यही बहुत प्रॉस्पर इकोनॉमी हुआ करती थी वर्ल्ड की, ठीक है. तो ये सीन अभी यहाँ पर देखते हैं, जब वर्ल्ड की इतनी प्रॉस्पर इकोनॉमी हुआ थी तो हम लोग किस पे डिपेंड है, हम लोग इंडिया फेमस ही क्यों थे, क्योंकि हमारे पास फाइन क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल हुआ करते थे. जरा देखते हैं अब क्या क्या बताएं यहाँ पर चीजें इन्होंने. बिफोर द एज ऑफ मशीन इंडस्ट्रीज, सिल्क एंड कॉटन, मतलब जब मशीन इंडस्ट्रीज सिल्क एंड कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केट इन द टेक्सटाइल. इंडिया का जो कॉटन और सिल्क था ये पूरे इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता था, क्योंकि ये इतना फाइन क्वालिटी का था, ठीक है. जैसे बोलते हैं ना मखमल की चादर, एक बहुत कॉमन जो सिल्क की साड़ियां वगैरह होती है, एक ऐसा एक पहले के जमाने में से एक रूल चलता था कि इतनी फाइन क्वालिटी का हमारा पास मटेरियल होता है कि अगर आप एक जो अपने अंगूठी होती ना, उस अंगूठी में से एक निकालो, साड़ी से एक पॉइंट साड़ी का निकालो और उसको ऐसा ऐसे पूरी की पूरी साड़ी वो सिर्फ उतने से उसके अंदर से निकल, मतलब ऊपर का साड़ी ले लूँ, कोई बेडशीट ले लूँ, ये वो इतना फाइन क्वालिटी का जो था वो हमारे यहाँ का मटेरियल हुआ करता था. और इसके कारण पूरे इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडिया का जो टेक्सटाइल था, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर होता था, बट इंडियन टेक्सटाइल वाज वेरी, इंडियन टेक्सटाइल ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी, तो ये रूल करता था, ठीक है. कॉटन वर प्रोड्यूस मेनली इन दी कंट्रीज, बट दी फाइनर, देखिए बता, मैनी कंट्रीज में प्रोड्यूस होता था, पर फाइनर जो कॉटन था वो कहाँ से आता था, इंडिया में, ठीक है. अर्मेनियन एंड द पर्शियन, मतलब जो अर्मेनिया के लोग थे, पर्शिया के मर्चेंट्स थे, टुक द गुड्स फ्रॉम द पंजाब, ये पंजाब से लेते थे, अफगानिस्तान लेकर जाते थे, और ईस्टर्न पर्शिया सेंट्रल एशिया के अंदर क्या करते थे, बेचते थे. किस तरीके से लेके थे, पंजाब का पार्ट, राजस्थान के पार्ट से चले जाओ, तो ऐसी फाइन क्वालिटी ऑफ मटेरियल लेते थे. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए तो उनके पास कुछ है नहीं, मतलब डोमेस्टिक ट्रेड के लिए कुछ मशीन, क्योंकि अभी रेलवेज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, हम लोग 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 1718 इनिशियली रेलवेज इंट्रोड्यूस नहीं हुआ. तो अब क्या होता था, हमारे इंडिया ही रेलवे, कब आया इंडिया में रेलवे, 1850 में, ठीक है, 1853 में सबसे पहली ट्रेन चली. तो अब जब रेलवेज तो है नहीं, तो क्या करते थे, ऐसे कैमल की बैक पे क्या करते थे, ये पूरे ऐसे के ऐसे जो बेल्स, मतलब पूरे लत्थे के लत्थे इस पे टांग देते थे, और इस तरीके से क्या करके लेके जाते थे, दूसरी कंट्रीज में लेकर जाते थे और उसको बेचते थे. और भी जो इंटरनेशनल ट्रेड, इन डोमेस्टिक ट्रेड कहते हो, इंटरनेशनल डोमेस्टिकली जो लैंड रूट्स होते थे वहां से ऐसे जाते थे. और अभी तक हमारे पास सी रूट्स भी थे, ठीक है. तो सी रूट्स में कहाँ पे, जैसे पोर्ट्स ने बताया कि सूरत जो है गुजरात कोस्ट पे, वो इंडिया को कैसे कनेक्ट करता था, गल्फ कंट्री से और रेड सी के पोर्ट से, ठीक है. मछलीपट्टनम जो हमारा पोर्ट था, जो कि कोरोमंडल कोस्ट पे था, एंड हुगली जो बंगाल के अंदर था, ये भी क्या करती थी, साउथ ईस्ट एशियन पोर्ट से हम लोग को क्या करते थे, कनेक्ट करते थे. तो ये कितना बेनिफिशियल था, हम लोग के पास डोमेस्टिक, मतलब वो इन लैंड, जब हम लोग जो वो क्या बोलते हैं जमीन से ट्रेड कर रहे, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए भी हमारे पास क्या होता था, इंटरनेशनल हम लोग ट्रेड कर लेते थे. और जब बाय सी रूट्स के थ्रू जाते थे तो लैंड रूट भी हमारे पास था और सी रूट भी हमारे पास था, तो इससे हमारी ट्रेड बहुत ज्यादा
फ्लरिश हुआ करती थी, तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी बहुत इंपॉर्टेंस रहती थी, हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकते थे, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ इंडियन मर्चेंट्स एंड द बैंकर्स वर इन्वॉल्व इन दिस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड। क्या करते थे, बहुत सारे लोग इसके अंदर, मर्चेंट्स भी और फाइनेंसर भी इसके अंदर इंडल्ज थे। क्यों, क्या होता था कि जैसे मुझे इंटरनेशनल ट्रेड करना है बट आई डोंट हैव इनफ मनी, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे कीमती जेवर होंगे या जो मेरे पास चीज़ें होंगी, मेरी खेती वगैरह होगी, तो मैं क्या कर दूंगा, जो फाइनेंसर होंगे, जो बैंक मतलब बैंकर्स हैं, जो मनी लेंडर्स होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनको देता हूँ, उनसे थोड़े से पैसे लेता हूँ और फिर इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए निकल जाता था और फिर इससे अच्छा मोटा प्रॉफिट कमाता था यूरोपियन कंट्रीज़ में या जो भी साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पर से, और यहाँ से फिर पैसा कमा के अपना काम कर लेता था। तो इस ट्रेड के अंदर बहुत सारे, जो इस नेटवर्क ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड होती थी, बहुत सारे लोग इसके अंदर इंडल्ज हुआ करते थे। कुछ लोग सप्लाई मैन्युफैक्चर करते थे, कुछ लोग ट्रेडर्स हुआ करते थे जो लेकर बेचते थे, और कुछ लोग फाइनेंस करते थे। सप्लाई मर्चेंट्स, जो सब मर्चेंट्स होते थे वो क्या करते थे, इनलैंड ट्रांसपोर्ट करके जो पोर्ट तक सामान भेज देते थे, तो सामान पोर्ट से दूसरी जगह माल जाता था। इवन ये लोग क्या करते थे, देखो ये लोग वीवर्स को पैसे एडवांस में दे देते थे कि भाई अब क्योंकि भाई मेरे पास पैसे, वीवर्स किसके लिए काम करेगा, रिश्ते के लिए काम नहीं करेगा, वो पैसों के लिए काम करेगा। उसको जो व्यक्ति पैसा दे देगा उससे वो लोग काम कर देंगे। तो इनको क्या करते थे, ये लोग जो मर्चेंट्स होते थे, ये लोग किसको पैसे दे देते थे, वीवर्स को एडवांस में पैसे दे देते थे। तो वीवर ब्लॉक हो गया कि अब मुझे सारा सामान किसको बना के देना है, इस वाले मर्चेंट को देना है। तो लोग क्या करते थे, वीवर्स को पैसा दिया, वीवर्स अब उसको पूरे गांव में मस्त आराम से उसको बनाते थे, फाइन क्वालिटी का बनाते थे। समय आने पे किसको दे देते थे, वापस मर्चेंट आता था, इनसे लेकर जाता था और वापस क्या करता था, पोर्ट पे सप्लाई कर देता था। फिर पोर्ट से फिर आगे ट्रेड होती थी और ये इस तरीके से आराम से अच्छा सा नेटवर्क इनका चलता रहता था। एट द पोर्ट द बिग शिपर्स एंड द एक्सपोर्ट मर्चेंट्स हैड ब्रोकर्स हु नेगोशिएटेड द प्राइस एंड बॉट द गुड्स फ्रॉम द सप्लाई मर्चेंट्स एंड तो ये क्या करते थे, सप्लाई मर्चेंट्स ऑपरेटिंग इनलैंड। क्या बात बताई कि ये लोग अब क्या करते थे, जो जैसे पोर्ट पे माल आया, जो सप्लाई मर्चेंट्स जो थे वो लोग लेकर, सप्लाई मर्चेंट्स का काम ही क्या था, पैसे देना वीवर्स को, उनसे सामान लेना, यहाँ पर पोर्ट पे आके देना। पोर्ट पे यहाँ पर ब्रोकर्स हुआ करते थे, मर्चेंट्स हुआ करते थे, ये लोग क्या करते थे, उनसे प्राइस नेगोशिएट करते थे, अपना सामान उस पर शिप्स पे चढ़ाते थे और उसको एक्सपोर्ट कर देते थे। तो उससे ये लोग अच्छा खासा पैसा कमाते थे। लेकिन ये जो हमारा जो सीन था, ये 1750 तक ये नेटवर्क बहुत, मतलब 1750 के पहले तक ये बहुत अच्छे से चल रहा था, ठीक है। लेकिन 1750 के बाद धीरे 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 करके ये जो एरिया था ये कोलैप्स होने लगा, जो नेटवर्क था ये कोलैप्स होने लगा। क्यों कोलैप्स होने लगा, इसका रीजन हम लोग आगे देखेंगे। कोलैप्स, क्योंकि कोलैप्स क्यों हुआ, चलो सॉरी, कोलैप्स होने लगा ड्यू टू बहुत सारे इन्वेजन्स हमारे इंडिया के अंदर हुए। हम लोग के पास ब्रिटेन से भी लोग, मतलब इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी आई और भी ईस्ट के साइड से बहुत सारी दूसरी ट्रेडर्स आने लगे। तो उसके कारण ये जो 1750 के बाद वाला जो फेज रहा, वहाँ पर हमारा एरिया जो था कोलैप्स होने लगा। लेकिन 1750 तक ये पूरा एरिया कंट्रोल कौन करता था, इंडियन मर्चेंट्स के द्वारा कंट्रोल होने लगा था। और ये भाई साहब, ये जो यूरोपियंस है ना, ये इतना दिमाग से थे, ये क्या करते थे, इसकी स्टोरी समझता, ये लोग क्या करते थे, इतनी पहले ये आते थे यहाँ पर, औरंगजेब के पास आए, यहाँ से सामान लेकर आए। हम लोग तो पहले, हमारे लिए क्या था, अतिथि देवो भव, हमारी तो पॉलिसी है। तो क्या हुआ, जब ये अंग्रेज आते थे तो ये लोग भी आए किस काम से थे, ट्रेड के काम से आए थे। तो इन्होंने बोला हम ट्रेड करेंगे। फिर ट्रेड करके आने लगे तो ये लोग किसको बोलते थे, औरंगजेब के पास गए कि यार साहब हम इतनी दूर से आते हैं, हम बहुत सारे एक्सपेंस लगते हैं, तो आप प्लीज़ यार हमको थोड़ा सा टैक्स में बेनिफिट दे दो, हमको थोड़ा सा आप एक काम करो ना, आप हमको कुछ मोनोपोली राइट दे दो कि यार सिर्फ इस पोर्ट से हम लोग ही ट्रेड करेंगे। तो ऐसे करके क्या होने लगे, ये लोग उनसे एक प्रकार से गिड़गिड़ाने लगे और ये लोग कुछ भी कर सकते थे, तो इन्हें गिड़गिड़ाने लगे। और हमारे तो भैया अतिथि देवो भव वाला सीन, तो इनको धीरे धीरे क्या करते हैं, मोनोपोली राइट देने लगे। तो इन्होंने दिमाग से स्ट्रेटेजिकली क्या करने लग गए, इन्होंने मोनोपोली राइट्स ले लिए और जैसे इनके पास राइट्स आते थे ये लोग क्या करने लगे, अब राजा बनने लगे, मतलब अब लोग यहाँ पर रूल करने लगे, ठीक है। तो वो जो कोस्ट, जो हम लोग का कोस्टल एरिया से जहां पर पोर्ट्स थे, अब ये उस पोर्ट्स को क्या करने लगे, डोमिनेट करने लगे। तो इसीलिए पहले बोला था कि 1750 के पहले तक तो ये एरिया कौन कंट्रोल करता था, इंडियन ट्रेडर्स कंट्रोल करते थे। लेकिन 1750 के बाद ये जो पूरा नेटवर्क था ये कोलैप्स हो गया, मतलब कोलैप्स हो गया और उस पर रूल किसका होने लग गया, अब जो
ईस्ट से लोग आए थे उन लोगों का कंट्रोल होने लग गया। दिस रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड पोर्ट्स ऑफ सूरत। और कहाँ कहाँ पर, इवन जो नेटवर्क में ओल्ड पोर्ट्स थे वो पोर्ट ही वहां पर से चेंज कर दिया। कहाँ का, सूरत और हुगली रिवर के जो आसपास पोर्ट्स है ना, तो सूरत और हुगली रिवर्स के जो हुगली पोर्ट्स थे वो डिक्लाइन हो गए, जिसके कारण मतलब जहां पर लोकल मर्चेंट्स काम करते, हमने पूरा पढ़ा था ना, जो सप्लाई मर्चेंट्स हुआ करते थे, जो फाइनेंसर्स होते थे, ठीक है, जो फाइनेंस करते थे, बैंकर्स, हम लोगों ने देखा था, तो इन लोग सब का कोई ना कहीं नुकसान होता गया। और इवन कुछ लोग तो बैंकरप्ट ही हो गए, उन लोग का तो इतना नुकसान हो गया। और ये जो पोर्ट्स है, ये पोर्ट्स धीरे धीरे डिक्लाइन हुए और इसके बाद नए पोर्ट्स डेवलप हुए। जो पोर्ट्स किसके लिए बेनिफिशियल था, वो पोर्ट्स ये ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल था, जहां से इनको डिस्टेंस कम लगती थी, इन्होंने वहां पर नए पोर्ट्स डेवलप करे, ठीक है। एक्सपोर्ट्स फ्रॉम दीज पोर्ट फेल ड्रामेटिकली, the credit that had financed the earlier trade began drying up and the local bankers slowly went bankrupt. Clearly हमको समझ में आया। In the last years of the 17th century, the gross value of trade that passed through Surat had been rupees 16 million, ठीक है। 17th सेंचुरी के लास्ट ईयर्स के अंदर 16 मिलियन का ट्रेड हमको कहां पर देखने को मिला था, सूरत के पोर्ट पे। वाइल सूरत एंड हुगली डिकेड, बॉम्बे एंड कैलकाटा ग्रू। क्या बताया कि अभी किसने ब्रेक करा था सर, जो ब्रिटिश इंडिया थे, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने आके क्या करा, जो सूरत पे और जो क्या पे हम लोगों ने सूरत और हुगली रिवर्स पे पोर्ट्स हैं, उनको वहां पर डिक्लाइन करा, क्योंकि इनको यहां से डिस्टेंस पड़ता था। तो इन्होंने क्या करा, और नजदीक ढूंढा। तो इन्होंने क्या करा, एक कलकत्ता में पकड़ा और एक बॉम्बे में पकड़ा। तो इन्होंने अब दो नए पोर्ट्स खोजे जहां से इनकी ट्रेड बेनिफिट, मतलब ये ट्रेड सरप्लस होते थे, जहां पर इनको बेनिफिट। तो जो पुराने पोर्ट्स पे लोग जुड़े थे, जिनका काम धंधा उससे चल रहा था, उन सबके तो लग गए होंगे ना। तो देखो ये दिस शिफ्ट फ्रॉम द ओल्ड पोर्ट्स टू द न्यू वन वाज एन इंडिकेटर ऑफ द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल पावर। ये जो शिफ्ट हो ना, इससे समझ में आने लग गया था कि भाई साहब अब हम कॉलोनी बन रहे हैं और हम पे कोई दूसरा व्यक्ति राज करने वाला है। और ये जो कॉलोनियल पार्क था, इसके अगेंस्ट बहुत सारे लोग गए भी, लेकिन इनको कोई बेनिफिट नहीं मिला। ये लॉन्ग रन को पता है पूरा हिस्ट्री। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लीजी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है, 1757 के। तो जब बैटल ऑफ प्लीजी हुआ, उसके बाद से धीरे 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 हम क्या होने लगे, हारने लगे। और अब पहले तो इन लोगों ने मोनोपोली राइट्स लिए थे, समझना मेरी बात, पहले तो यूरोपियन से मोनोपोली राइट्स लिए थे, और अब तो इवन ये लोग क्या करते, खुद ही राजा बन गए। तो उसके कारण और कितना बेनिफिट हो गया, इन्होंने डोमिनेट किया। देखते हैं, ट्रेड थ्रू द न्यू पोर्ट्स केम टू बी कंट्रोल्ड बाय द यूरोपियन कंपनीज एंड वाज कैरिड इन यूरोपियन शिप्स, ठीक है। ये यूरोपियन कंपनीज तो इसको डोमिनेट करती थी, यूरोपियन शिप्स के अंदर ये लोग जाते थे। वाइल मेनी ऑफ द ओल्ड ट्रेडिंग हाउस कोलैप्स्ड, जो जितने ट्रेडिंग हाउस, ओल्ड ट्रेडिंग हाउस थे, वो कोलैप्स हुए। दोज दैट वांटेड टू सर्वाइव हैड नाउ ऑपरेट विद इन द नेटवर्क शेयर्ड बाय द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज। और जिन लोगों को अभी भी सर्वाइव करना था, जिन लोगों को अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में चलना था, उन लोगों को अभी भी स्टिल किसके थ्रू काम करना पड़ा था, उसी नेटवर्क के थ्रू काम करना पड़ा, जो नेटवर्क कौन बना के आए, जो यूरोपियंस ने बनाया था, ठीक है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट हैपेंड टू द वीवर्स। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भैया एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स कैसे रहा, नए पोर्ट्स आए, पुराने को उन्होंने खत्म करा। अब पोर्ट्स की बात चल रही थी ना, पार्ट यहाँ पर आया कि भाई जो वीवर्स थे, जो लोग वीविंग करते थे, उनको क्या अफेक्शन हुआ, मतलब वो लोग कैसे अफेक्ट हुए। तो हम लोगों ने पूरी पहले स्टोरी समझो, फिर हम लोग बात समझेंगे कि वीवर्स का हुआ क्या। सबसे पहले स्टोरी इन्होंने बताई कि अभी क्या हुआ था, अभी इंडिया के अंदर ही फाइन क्वालिटी का क्या मिलता था, कॉटन मिलता था। ये हम लोगों ने समझा, मतलब जितने भी टेक्सटाइल्स है, जो वीवन क्लॉथ है, वो सबसे ज़्यादा फाइन क्वालिटी का मिल रहा है, इंडिया के अंदर मिल रहा है। और अभी यहाँ पर कहाँ पर, यूरोप के अंदर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश नहीं हुई है। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग इंडिया से ही मटेरियल लेकर जाते थे और उन कंट्री में उनकी डिमांड फुलफिल करते थे, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कौन आए, सिर्फ ब्रिटिशर्स इंडिया आए, ठीक है, दूसरे लोग भी इंडिया के अंदर आए, क्योंकि इंडिया का मटेरियल क्या था, बहुत फाइन क्वालिटी का था, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते थे, हमारे इंडिया से मटेरियल परचेज करते थे। बात ये समझना है, क्योंकि इतने सारे लोग परचेस करते थे, तो हमारे इंडिया का ऑब्वियसली मार्केट भी एक्सपैंड होने लगा। और ब्रिटिशर्स के पास भी अभी क्या होता है, वहां पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, इंडिया से ही मटेरियल लेकर जाते हैं और अच्छी तरीके से अपने आप को डेवलप करते हैं।
क्या हुआ, ये बात कब की है, ये बिफोर जो हम लोग जो इंडिया के जो दो हमारे युद्ध लड़े गए, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। तो ये जो दो बैटल्स हुई, इसके पहले का सीन बताया जा रहा है, ठीक है। उसके पहले क्या क्या चीज हुई थी ये हम लोग ने देखी। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इन लोग के पास पॉलिटिकल पावर आया ना, उस टाइम पे भी क्या होता था, जो ये लोग इन्होंने बताया 1760s और 1770s, इस टाइम पे भी क्या हो रहा था, इन लोगों ने जब जैसे हम लोग 1760 70s नहीं, ये बात चल रही है 1750s की और 1760s की, ठीक है। हम लोग बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 57 में हुई, 64 में हुई। तो इस टाइम पे क्या हुआ, इन लोगों ने पॉलिटिकल पावर ले, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं ये लोग, इंडिया को डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वीविंग, इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, क्योंकि क्वालिटी बहुत हमारे इंडिया की बहुत अच्छी थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, अब मैंने क्या बताया कि सिर्फ अकेले ब्रिटिशर्स तो नहीं आई थी ना, मतलब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो नहीं आई थी सर, कुछ फ्रेंच से भी आए थे, डच से भी आए थे, पोर्तुगीज भी आए थे, मतलब अलग अलग जगह से लोग आए थे हमारे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो बात ये हुई कि जब इतने सारे लोग आए हैं तो मटेरियल अभी आपके पास कम है, तो अब जो वीवर है वो क्या करेगा, उसको जिसको देना उसको माल सप्लाई करेगा। तो जब उसे वो माल सप्लाई करेगा तो चांसेस क्या होते हैं हर किसी के पास ज्यादा जाने के, नहीं। तो ब्रिटिशर्स के पास उस टाइम पे क्या होता था कि मटेरियल कम जाता था, ठीक है। और ब्रिटिशर्स के पास जब माल कम जाता था ना, तो वहां के जितने भी जो ऑफिशियल्स होते थे वो क्या करते थे, वहां पर बोलते थे कि भाई, डिमांड करते थे कि भाई जो आपने मटेरियल आया है वो कम आया, प्लीज हमको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करो, ठीक है। तो वो इन लोग को जनरली कंप्लेन करते रहते थे कि भैया मटेरियल कम आया, आप हमको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करो। देखो कौन कौन आए थे, द फ्रेंच, द डच, द पोर्टुगीज, ये लोग, और इनके साथ साथ जो लोकल ट्रेडर्स होते थे वो लोग भी मार्केट के अंदर, इन लोगों को सीधे कॉम्पिटिशन किसके साथ, मतलब ये लोग के साथ कॉम्पिटिशन कौन था, जो ब्रिटिशर्स थे। अब इन लोग को वीवन क्लॉथ था, इसके लिए कॉम्पीट करना पड़ता था। और जो वीवर है उस भाई का सिंपल सा सीन है, उसको कोई लेना देना नहीं, तू कहीं का भी व्यक्ति हो, मेरे को तो तू ज्यादा पैसे देगा तो मैं तेरे को, मतलब यहाँ पर अब क्या होने लग जाती थी, अब बार्गेनिंग होने लग जाती थी जो वीवन क्लॉथ है उसके लिए। तो जो बेस्ट उसको पे करता था वो क्या करता था, वीवर उसको अपना माल सप्लाई कर देता था। लेकिन ये कब तक बात कर रहे हैं, ये देखो यहाँ पर आ गई कि जो लंदन के अंदर कंपनी ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन लोग को डिफिकल्टी फेस करने को मिलती थी, क्योंकि क्या हो रहा है, उनको जो सप्लाई है वो प्रॉपर फ्रीक्वेंट सप्लाई उनको देखने को नहीं मिल रही है। और उसके चक्कर में, क्योंकि अभी क्या हो रहा था, वीवर भी जो बेस्ट प्राइस देगा उसको, तो अब ये लोग क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे करते थे वीवर को कि इन लोग को माल मिल जाए। तो जब इनको माल मिलता था तो इनको हाई प्राइसेस भी होते थे, तो इस कारण से वहां के कंपनी ऑफिशियल जनरली कंप्लेन करते थे। लेकिन ये बात कब तक की थी, मैंने पहले भी लिखा, ये बात चल रही है 1957 और 1964 के पहले की, ठीक है। क्योंकि 1957 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो इधर तक इनके पास पॉलिटिकल पावर आने लगी थी, ठीक है। इसके पहले प्रायर टू 64 इनके पास मेजर पॉलिटिकल पावर नहीं था, लेकिन आफ्टर 64 इनके पास क्या हो गया, मतलब ये जो 60 से 70s वाला फेस आने लगा, यहां पर आते आते इनके पास क्या हो गई थी, ये लोग पॉलिटिकली भी स्ट्रांग हो गए थे। अब पार्ट क्या हुआ, अब जब ये पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए तो इन्होंने क्या करा, मोनोपोली राइट ले लिया ट्रेड के ऊपर, ठीक है। अब जब ये मोनोपोली राइट ट्रेड के ऊपर ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है, अब जितने हम लोगों ने 4 लोग अलग अलग समझे थे, ठीक है। हम लोग के पास फ्रेंच से भी थे, डच से भी थे, पोर्टुगीज भी थे, और जो इंडियन ट्रेडर्स थे ये भी थे। तो अब क्या करा, इन चारों को इन्होंने हटा दिया, इन चारों को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि अब मोनोपोली राइट सिर्फ किसके पास है, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, ठीक है। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है तो ऑब्वियस सी बात है, अब जो वीवर है उसके पास ऑप्शन रहा क्या, नहीं रहा। पहले क्या होता था, वीवर के पास ऑप्शन थे, ये 4 लोग उससे क्या करते थे, उसके पास माल खरीदने आते थे, मतलब ये 5 लोग, ये लोग माल खरीदने आते थे, और जो बेटर प्राइस, मतलब ये फिर अब वहां पर वो भी करते थे बार्गेनिंग, जो बेटर प्राइस प्रोवाइड करता था उसको बेच देते थे। लेकिन अब वीवर का नुकसान हो गया, क्योंकि ये सब मार्केट से एलिमिनेट हो गए, अब उसको इसी को पूरा माल देना पड़ेगा, और जो ये प्राइस कोट करेगा उसको उस पर देना पड़ेगा। पहले तो ये प्राइस के लिए भी बार्गेन कर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर चीजें देखने को नहीं मिल पाती थी। लेकिन पॉइंट ये है कि इन लोगों ने जो ये जो पॉलिटिकल पावर इन लोग के पास आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो इसने किन तरीके से क्या क्या स्टेप्स लिए कि वो इन चीजों को हटा सके। पहला हम लोगों ने स्टेप समझ में आया कि उन्होंने क्या करा, एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें क्या करा, कंपटीशन को एलिमिनेट किया जा सके। तो पहला तरीका तो उन्होंने यही करा, मोनोपोली राइट्स लेकर इन चीजों को हटाया। जैसे भी हम लोगों ने स्टेप 1 के अंदर देखा कि द कंपनी ट्राई टू एलिमिनेट द एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स एंड ब्रोकर्स कनेक्टेड विद द क्लॉथ ट्रेड, और उनको क्या करा, सीधे हटा दिया और डायरेक्ट कंट्रोल कर दिया वीवर के ऊपर, ठीक है। पहला रेट तो सिंपल मार्केट से कॉम्पिटिटर्स, मेरी बात समझना,
अगर जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका हुआ, ये जियो का हम लोगों ने कॉमनली देखा। मार्केट में पहले कितनी सारी सिम चलती थी भाई साहब, एयरटेल चल रही थी, मतलब एयरटेल अभी भी चल रही है, बट एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ठीक है, टाटा डोकोमो, रिलायंस, कितनी सारी, एयरसेल, कितनी सारी सिम हुआ करती थी ना। अब क्या करा इसने, वीडियोकॉन, पता नहीं कितनी सारी चीजें थी, तो कॉमन नेम जो पॉपुलरली हमको देखने को मिलते थे। इन्होंने क्या करा, जैसे ही जियो आया उसने क्या करा, इतना सस्ता रेट रखा कि भाई उससे मार्केट को उसने पूरा एलिमिनेट कर दिया। जितने अलग अलग थे तो उनको अभी खत्म तो नहीं कर सकता, मोनोपोली राइट तो नहीं ले सकता था, पर अभी गलती से समझ लो कि जियो के पास मोनोपोली राइट आ जाए कि अब इंडिया के अंदर सिम रहेगी तो वो सिर्फ जियो की रहेगी, तो चाहे वो एयरटेल हो, एयरसेल हो, BSNL हो, कितनी भी है, ये सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो पहली टेक्निक मोनोपोली राइट लेकर इसने क्या करा, सबको हटा दिया। अब फिर आखिरी में ये व्यक्ति 1,000 रुपए का 1 करोड़ रुपए में भी बेचेगा तो आपको जबरदस्ती खरीदना ही है ना। 1 करोड़ मतलब सुपरफिशियल बात होगी, लेकिन स्टिल अब ये ऐसी सिचुएशन होगी तो मेरे को खरीदना ही है, क्योंकि मार्केट में और कोई दूसरा व्यक्ति है ही नहीं। तो सेम सिचुएशन किनके साथ हुई, वीवर्स के साथ हुई। पहले मेरे पास ऑप्शन कितने सारे थे भाई, पहले कितने सारे आपके पास ऑप्शंस आते थे, कितने सारे, हर महीने भाई टाटा डोकोमो की सिम है, वो हर महीने नए आपको ऑफर्स देगी, एयरटेल ऑफर्स देगी, आइडिया ऑफर्स देती थी। क्यों, क्योंकि कस्टमर्स के पास चॉइसेस बहुत सारी है। ठीक है, वो चाहे इससे रिचार्ज कराए, ये वाली सिम में कन्वर्ट कर ले, ये वाली सिम खरीद ले। लेकिन अब पार्ट क्या हो गया कि अब मार्केट के अंदर ये सारी चीजें तो खत्म ही हो गई और कस्टमर के पास अब ऑप्शन नहीं बचे, अब उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति से खरीदना पड़ रहा है। ठीक है, और सेम सिचुएशन किसके साथ रही, हमारे व्यूअर्स के साथ। पहले उसके पास कौन कौन थे, अब यहाँ पर नए नए नाम रख लो। यहाँ पर पहले व्यूअर्स के पास ऑप्शन में कौन कौन आ गए थे, पहले सर व्यूवर्स के पास यहाँ पर मान लो सर फ्रांस से भी लोग थे, डच के भी लोग थे, पोर्तुगीज के भी थे, फिर उसके बाद इंडियन ट्रेडर्स भी थे, ब्रिटिशर्स भी थे। अब इन सब में से उसको क्या करना है, किसी एक को चूज करना है। बट अब यहाँ पर क्या करा, इन पूरा को मार्केट एलिमिनेट करके यहाँ पर कौन बैठ गए, ब्रिटिशर्स बैठ गए। अब उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं रही। तो पहली स्टेप क्लियर हो गई मेरे पास। और ये क्या करते थे, ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स के पास जाते थे, अब जब इनको माल खरीदना है ना, तो ये ऐसा नहीं करते थे कि व्यूअर्स के पास जाते थे, उनसे माल लेकर आते थे मस्त आराम से। जैसे भी इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि वो ऊँट के पीठ के ऊपर लेकर जाते थे ना, अलग अलग माल लेकर ट्रेड करते थे। अब ये सीन खत्म कर दिया इन्होंने। क्या करा, ब्रिटिशर्स ने कुछ पेड सर्वेंट्स को अपॉइंट करा। ठीक है, अपॉइंटेड पेड सर्वेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेड सर्वेंट 1 मार्क में पूछ लेते हैं। उनका नाम क्या रखा, गोमास्तास। तो पेड सर्वेंट जो गोमास्ता थे उन लोग को अपॉइंट करा, और इनका काम क्या था कि जितने भी व्यूअर्स है, क्योंकि अब इनके पास मोनोपोली राइट आ गया, अभी सिर्फ अकेले ही मार्केट में, तो इन्होंने क्या करा, सुपरवाइज करने लगे व्यूअर से, उनको सुपरवाइज करने लगे कि भाई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बना रहे हैं या नहीं बना रहे, ऑन टाइम मुझे माल दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ठीक है, उनसे प्रॉपर जो भी प्रोडक्ट जो बना लिया तो उनसे सप्लाईज को कलेक्ट करते थे, उनको एग्जामिन करते थे उनकी क्वालिटी को, और फिर वो क्या करते थे, आगे ट्रेड करते थे। मतलब ये आगे ब्रिटिशर्स को दे देते थे और ये दे देते थे। तो इन्होंने सिंपली क्या करा, अपने ट्रेड सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं अकेला रूलर हूं, तो मेरे को उसके अपने सिस्टम को बहुत सिंप्लीफाई करना है। तो पहले तरीके से मैंने क्या करा, पूरे मार्केट के जितने कॉम्पिटिटर्स थे उनको एलिमिनेट करा। दूसरे नंबर पे क्या करा, मैंने गुमास्तास को अपॉइंट कर दिया। ये गुमास्तास जाते थे और ये वीवर से माल खरीदते थे। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या करा, दूसरे नंबर पे इन्होंने ये करा कि जो व्यूअर्स थे, देखो उन्होंने क्या बताया, दूसरे नंबर पे व्यूअर्स को ये लोग एडवांस दे देते थे। ठीक है, अब अगर मेरी बात समझना, मुझे भी एडवांस दे दिया, ठीक है भाई, मैं अगर व्यूअर हूं और मुझे से फॉर एग्जांपल तुमने एडवांस दे दिया, एक बंदा रखते हैं अपन मुकेश, ठीक है, या मोक्ष रख लेते हैं। ठीक है, अब मोक्ष करके एक स्टूडेंट है, उसने बोला कि सर ये आपको मुझे ही पढ़ाना है। ठीक है, ये आदेश को उन्होंने अपॉइंट कर लिया। मोक्ष ने बोला कि सर आपको मुझे पढ़ाना है और ये आपकी एडवांस जो भी प्रॉपर चार्ज रहता है वो एडवांस मुझे पे कर दिया। तो अब पार्ट क्या है समझो, अब आदेश कोई दूसरे स्टूडेंट्स नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, बिकॉज आदेश को एक व्यक्ति ने ब्लॉक कर रखा है एडवांस देके। तो सेम सिचुएशन किनके साथ होती थी, व्यूअर्स के साथ होती थी। अब व्यूअर्स को क्या होता था, व्यूअर्स को इन्होंने ऑलरेडी क्या करा, एडवांस दे दिया। ये जो कौन थे, हमारे गुमास्तास थे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मतलब ब्रिटिशर्स, विद द हेल्प ऑफ गुमास्तास, इनको क्या करते थे, एडवांस पे दे देते थे कि ये लो भैया एडवांस पैसा, हमको तो इतना इतना माल देना है। तो अब मैं बंद जाऊंगा कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति आएगा भी मुझे माल गलती से कि भाई मुझे माल दे दो, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे इसको पूरा रिस्पॉन्सिबल हो कि मेरा माल मुझे उसको देना है। ठीक है, तो उन्होंने यह तक बताया कि उन्होंने पूरे सिस्टम ऑफ एडवांस के थ्रू अपने जो व्यूअर्स हैं उनको बाइंड कर लिया। ठीक है, कि भाई अब आपको माल हमको ही देना है। Once an order was placed, the weavers were given loans to purchase the। अब देखो क्या होता था,
जैसे ही उनका ऑर्डर प्लेस हो गया तो अभी व्यूअर को क्या दे देते थे, लोन दे देते थे कि भैया, मतलब एडवांस दिया, लोन दे दिया कि मैं एडवांस हो क्या भाई, जैसे 10,000 है तो से फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर 1 लाख का है तो मुझे क्या कर देंगे, 10,000 एडवांस दे देंगे, और जैसे 10 लाख लिख दे, 10 लाख का मेरा ऑर्डर है तो मुझे क्या कर देंगे वो लोग, 10,000 एडवांस दे दिया या 1 लाख एडवांस दे दिया और बोले कि बाकी आपका हम जैसे ऑर्डर आप फुलफिल करोगे हम आपको तब पे कर देंगे। पार्ट क्या हुआ कि मुझे एक सिंपल एडवांस दिया, मैं ब्लॉक हो गया, मुझे अब उनका प्रोडक्शन करना है, उसके लिए भी मुझे पैसे चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या दे देते थे ये लोग, मुझे उसके लिए लोन दे देते थे। ठीक है, लोन दे देते थे कि आप रॉ मटेरियल परचेस करो और आपका फर्दर प्रोडक्शन स्टार्ट करो। अब बात समझे मैं कितने बुरी तरीके से फंस गया हूं कि मेरे को एक छोटा सा अमाउंट ऑफ एडवांस मिला, उसके चक्कर में मैंने क्या कर लिया कि कहीं दूसरी जगह, मतलब इन्हीं से लोन ले लिया, मतलब दूसरी जगह से पैसा उठा लिया, अब मुझे माल बनाना है और उनको माल सप्लाई करना है। ठीक है, those who took loans had to hand over the cloth they have purchased to the गुमास्ता। सिंपल, उनको जहां से भी लोन लिया हमको क्या करना पड़ेगा, अब पूरा माल किसको बना के देना है, गुमास्तास को देना है। तो सिंपल, अब इस कारण से वो व्यक्ति पूरी तरीके से रिजर्व हो गया कि वो किसी दूसरे व्यक्ति को या किसी दूसरे अदर ट्रेडर को माल नहीं दे सकता है। क्या क्या हम लोगों ने पूरी, मतलब एक सिस्टम पढ़ा। सबसे पहला सिस्टम उन्होंने क्या करा, सबसे पहली अप्रोच ये रखी कि जितने मार्केट के अंदर दूसरे ट्रेडर्स हुआ करते थे या दूसरे लोग हैं उनको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, जैसे उनको एलिमिनेट कैसे करा कि सर यहाँ पर इन्होंने मोनोपोली राइट्स लिया है। ठीक है, क्योंकि इनके पास पॉलिटिकल पावर आने लगी थी, तो इन्होंने क्या करा, दूसरे वालों को एलिमिनेट करा। इसके साथ अब मार्केट के अंदर सिंगल सेलर अब यही व्यक्ति बच रहा है, तो उसको भी अपने आप को कैसे वहां पर बाइंड करे, तो वहां पर उसने क्या करने लगा कि इन लोगों को जहां पर क्या कर दिया, एडवांस वाला सिस्टम लगा दिया कि ले भाई हम तेरे को एडवांस दे रहे हैं, तो अब हमको अब एडवांस ऐसे ही दिया, अब मैं बाइंड हो गया कि भाई मुझे उसको पेमेंट कर रहा है। तो ये कुछ अप्रोचेस यूज करके इन्होंने क्या करा, अपने आप को सेव कर लिया, क्योंकि इनके पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी, उनके पास रेगुलर सप्लाई वाली प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल पा रही थी। जैसा उनके बताया ना, कंपनी ऑफिशियल्स ने कंप्लेन करा कि उनको रेगुलर सप्लाई नहीं मिल रही और प्राइसेस भी हाई हो रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने उस प्रॉब्लम को सोल्व करा। ठीक है, एज द लोन फ्लैट, जस्ट अ सेकेंड, as the loan flowed in and the demand for the textile expanded, weavers eagerly took the advance hoping to earn more। Simple, अब जैसे जैसे उनके बेनिफिट्स मिलते जा रहे थे, वो लोग का माल बिका, पैसे आ रहे, तो अब इन लोग क्या थे, ये वेट करते थे कि भाई अब हमको और पैसे कमाएंगे हम, और क्योंकि अब इनका सीक्वेंस सीरीज सीधा हो गया ना, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे काम करने के लिए पहले तो एडवांस मिल रहा है। ठीक है, एडवांस करने के साथ मतलब मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया, जैसे एडवांस मिला, जैसे मेरा एडवांस कंफर्म हो रहा है, मेरे को लोन मिल गया, लोन मिल गया तो मुझे क्या करना है, फटाफट 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 प्रोडक्शन करना है, और प्रोडक्शन करके क्या करूंगा, जैसे ही मैं उसको बेचूंगा तो मैं हाई प्राइसेस बेचूंगा या और मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इस तरीके से लोग काम करते थे। और पॉइंट ये समझना कि जनरली ये जो वीवर्स होते थे, इन लोग के पास स्मॉल लैंड होते थे। ठीक है, सम हैव स्मॉल प्लॉट्स, तो ये उस पर क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे, कल्टीवेशन करते थे। अब उन्होंने क्या करा, मतलब वीविंग के साथ साथ अलॉन्ग विद द वीविंग दे यूज्ड टू कल्टीवेट देयर प्लॉट्स। तो अब उन्होंने क्या करा, वो जो प्लॉट से कल्टीवेशन के लिए वो किसी और को दे दिया कि ले भाई तू इस पे कल्टीवेशन कर, और जितने मेंबर्स हैं, ठीक है, अपनी फैमिली के, उन लोगों को भी कहाँ कर लिया, अपने इसके अंदर अपॉइंट कर लिया कि भाई चलो तुम लोग भी हमारे साथ ही जुड़ जाओ, क्योंकि हमको क्या करना है, ज्यादा पैसे कमाना है। सो उन्होंने बताया नाउ दे हैड टू लीज आउट दी लैंड्स, और उनका पूरा टाइम किसमें का डिवोट करते थे वो लोग, अपने वीविंग में। और इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि जब ज्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट होती थी तो पूरी फैमिली विद चिल्ड्रन वुमेन ये सब उस प्रोसेस के अंदर क्या हो जाते थे, एंगेज हो जाते थे, क्योंकि सब जितने ज्यादा लगेंगे उनको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। Soon, however, in the many weaving villages, there were reports of clashes between weavers and gomastas। यहां तक तुमको लग रहा है कि सिचुएशन सारी सही साइड चल रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, विलेजेस के अंदर क्लैशेस होने लग गए। किसके बीच में, जो वीवर्स थे और जो गुमास्तास थे। सर इनके बीच में क्या क्लैशेस होने लगे होंगे। अब देखो, गुमास्तास किसने अपॉइंट करे हैं, बात समझना। गुमास्तास वर्दी, अब जैसे फोटोग्राफ में कहीं गुमास्ता को कहाँ रख लो, ये मान लो ये विलेजर्स हैं और ये गुमास्तास हैं। तो ये जो गुमास्तास हैं इनको किस व्यक्ति ने अपॉइंट करा, भाई ये गुमास्तास को तो ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करा है। ठीक है, दे आर कंप्लीटली आउटसाइडर्स, और इन लोगों से कोई मतलब है क्या। ठीक है, वीवर से उनको एक्चुअल में कोई सिंपैथी होगी, कोई अटैचमेंट होगा क्या, नहीं होगा। इन लोगों का तो सिंपल सादा काम क्या है कि भाई
तुम लोग हमको ऑन टाइम क्या करो, हमारा ऑर्डर प्लेस करके दो। अगर तुमने ऑन टाइम ऑर्डर प्लेस नहीं करा तो दे यूज टू ह्यूमिलिएट देम, ठीक है, उनको पनिश करते थे। मतलब ये जैसे फोटो दिख रहा है, ये लोग क्या करते थे, पुलिस लेकर चले आते थे, बाकायदा सेना लेकर चले आते थे और उनको सीवियरली पनिश करते थे कि भाई तुमने तो इतनी तारीख को ऑर्डर देने का बोला था, तुम नहीं दे रहे हो। अब समझो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, एडवांस भी दे रखा है, बोला अगर तुम ये दोगे हमको इंटरेस्ट दो। तो ये बहुत बुरी तरीके से क्या करने लग गए, ह्यूमिलिएट करने लगे। कौन? जो गुमास्ताज थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये गुमास्ताज इनको ह्यूमिलिएट करने लग गए तो ये लोग बोलते हैं यार नहीं यार, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज। देखो, और इसी के पार्ट, मतलब एक पार्ट अभी हम लोगों ने एक सीन किसकी तरफ से देखा, गोमास्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, और दूसरी तरफ कौन थे, जो इंडियन ट्रेडर्स हुआ करते थे। अब इंडियन ट्रेडर्स, जनरली इंडियन ट्रेडर्स की क्या होगी, सिंपैथी होगी, अटैचमेंट होगा जो विलेजर्स होंगे। क्यों? क्योंकि भाई एक तो स्टार्टिंग से इन लोगों के साथ ये लोग खरीद रहे बेच रहे, तो इनकी ट्रेड इनिशियल इनके साथ होती थी। प्लस हो सकता है कुछ लोग उन्हीं के गांव के हों, तो ऑब्वियसली बात है यार भाई, एक और सेंस ऑफ अटैचमेंट हो जाएगा। तो फॉर हो सकता है सेम विलेज हो, ठीक है। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, जब अटैचमेंट आपके जुड़ जाते हैं तो क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत डिले भी होगा तो ये लोग मैनेज कर लेते थे, ठीक है। दे यूज टू मैनेज, क्योंकि दे हैव अ सेंस ऑफ अटैचमेंट। लेकिन ये लोग जो गुमास्तास हैं, इन लोगों को तो ऐसी कोई सिचुएशन थी ही नहीं, इनका कोई सेंस ऑफ अटैचमेंट नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे, मान लो जैसे कोई शादी पार्टी होती थी, थोड़ा सा डिले हो जाए, कोई फैमिली में डेथ वेथ हो जाए, आपका ऑर्डर नहीं आप प्लेस कर पाए, तो दे यूज टू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, राइट। हु, जो हमारे इंडियन ट्रेडर्स हैं, ठीक है। और माइट बी इन मीन टाइम, या जब हार्ड टाइम होता था तो लोग क्या करते थे, उनको एडवांस, थोड़े बहुत पैसे भी एडवांस दे देते थे, थोड़ा समझ लेते कि चलो आप मैनेज कर लेंगे हम। लेकिन ये गुमास्ता ऐसा कुछ भी नहीं करते। देखो उन्होंने क्या बताया, अर्लियर सप्लाई मर्चेंट्स हैड वेरी ऑफन लिव्ड विद इन द वीविंग विलेजेस, सेम जो हम लोग बताया सेम विलेज के अंदर रहते थे, एंड हैड क्लोज रिलेशंस विद द वीवर्स। जनरली हम लोगों ने बता कि इनके जैसे क्लोज रिलेशंस हैं तो ये लोग दूसरी चीजों को भी मैनेज कर लेंगे, सिंपैथी अटैचमेंट रहता था, ठीक है। लुकिंग आफ्टर देयर नीड्स एंड हेल्पिंग देम इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, जैसे हम लोगों ने बोला कि इन द डिफिकल्ट टाइम्स, इन द हार्ड टाइम, इनको क्या कर देते थे, ये वाले लोग इनको हेल्प कर देते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने कंपेयर करने लगा कि यार भाई हमारे साथ जब हम लोग इंडियन ट्रेडर्स को देते थे तो वो ऐसा करते थे, और जो गुमास्ताज है ये कंप्लीटली आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर्स यानी माइट बी दे आर फॉरेनर्स, ठीक है, माइट बी दे आर ब्रिटिशर्स और माइट बी दे आर इंडियंस, बट ऑफ डिफरेंट विलेज या डिफरेंट एरिया, बिकॉज दे यूज टू वर्क फॉर दी ब्रिटिशर्स ओनली, और इनके कोई भी सोशल लिंक उस विलेजेस के साथ नहीं होते थे। तो ये लोग क्या करते थे, भाई मेरे को तेरे से क्या लेना देना, तू भाई मैंने तेरे को ऑर्डर दिया, तू मेरे को ऑन टाइम माल दे। अब तेरे घर में किसी की डेथ हो, चाहे तेरे घर में किसी की शादी हो, तेरे डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, क्राइसिस हो, आई डोंट केयर, मुझे तो क्या चाहिए, ऑन टाइम मेरा माल चाहिए। और अगर आपने वो ऑन टाइम माल नहीं दिया तो ये क्या करते थे, एरोगेंटली उनको क्या करते थे, उनके साथ बिहेव करते थे। उन्होंने बताया, दे एक्टेड एरोगेंटली, मार्च इनटू विलेजेस विद द सिपाहीज एंड द पियोन्स। तो वो क्या करते थे, उनके वहां पर जाते थे, पुलिस को लेकर जाते थे वहां पर प्रॉपर, और क्या करते थे, उन लोग को सीवियरली पनिश करते थे फॉर द डिले इन दी सप्लाई, ऑफन बीटिंग, उनको क्या करते थे, जनरली मारते कूटते भी थे, ठीक है। अब क्या करा, जब और पॉइंट समझो, सिचुएशन देखना है, व्यूवर्स के हालात क्या, हम वही पता समझ रहे हैं कि सिचुएशन व्यूवर्स की बद से बदतर कैसे होती जा रही है। पहले हम लोगों ने देखा कि व्यूअर्स बहुत फ्लरिश कर रहे थे, ठीक है, उन लोग के पास बहुत ऑप्शंस हुआ करते थे, कब, बिफोर दी वॉर, ठीक है। लेकिन जैसे वॉर हुआ, उनके पास पॉलिटिकल पावर आया, उसके बाद धीरे धीरे उन लोगों ने एक प्रॉपर सिस्टम डेवलप करा, ठीक है। और उस सिस्टम के कारण व्यूअर्स को बहुत नुकसान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो सिस्टम के पहले, जब सिस्टम नहीं था, वॉर नहीं हुआ था, इनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, तो वो जनरली इंडियन ट्रेडर से ट्रेड करते थे। तो जैसे हम लोगों ने अभी कंपेयर करा, तो उन लोगों ने अब देख रहे हैं, now the weavers lost the space to bargain for the prices and sell to the different buyers। सबसे पहली लाइन हम लोग पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं कि अब जो वीवर्स है उन लोगों के पास ये सारे ऑप्शन खत्म हो गए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था, अब मेरे पास ऑप्शन ही जियो बचा है ना। अब भाई मेरे पास 10 ऑप्शन होते तो मैं कंपेयर करता कि भाई आइडिया का प्लान कितने का है, एयरटेल का प्लान कितना है, डोकोमो का प्लान कितना है। अब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जियो। तो मेरे को क्या करूँगा, कोई कंपैरिजन वाला सीन नहीं, को जियो है ना, जियो ही ऑप्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज इन्होंने बताया कि यहाँ पर जैसे ही मोनोपोली राइट्स हुए, इन लोग के पास दूसरे मार्केट्स खत्म हो गए, ठीक है। इवन पहले क्या करते थे, जब इसके पास डिफरेंट, तो ये देखते थे बार्गेन, जब मुझे अगर कोई चीज खरीदना है, ठीक है, तो मैं देखूंगा सस्ता कहाँ मिल रहा है,
और अगर मेरे को चीज बेचना है तो आई विल फाइंड कि मेरे सेम प्रोडक्ट के हाई प्राइसेस कौन चार्ज कर रहा है, ठीक है, मतलब जो भी मुझे हाई प्राइसेस देगा तो मैं उसको क्या कर दूंगा, अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर दूंगा। पार्ट यहाँ पर ये आया कि अब जो ये तुम्हारे मतलब अब जो व्यूअर्स थे इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि अब यहाँ तो दूसरे डिफरेंट बायर्स खत्म हो गए, एक नंबर पे आया कि सिर्फ ब्रिटिशर्स, और अब इनके पास प्राइस वेरिएशंस भी नहीं हुए ना, अब तो एक ही व्यक्ति, तो वो जिस प्राइस में, अब समझो ब्रिटिशर्स को क्या करना है, माल खरीदना है, ब्रिटिशर्स को माल खरीदना है, तो हम लोग क्या बता, मुझे माल खरीदना रहता है तो व्हाट आई विल डू, मैं उन व्यक्ति को सर्च करूंगा जो मुझे सस्ते में माल देगा, राइट। एंड अगर मुझे माल बेचना है तो आई विल सर्च जो मुझे महंगे में देगा, लेकिन अब मेरे पास बेचने के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं महंगा सस्ता तो भूल जाओ। पार्ट क्या है, ब्रिटिशर्स, इनके पास खरीदने के लिए है, तो जब खरीदने जाएंगे तो क्या ढूंढेंगे, सस्ता। तो पार्ट एक, जब ये एक ही है तो ढूंढते थे सस्ते से सस्ता, तो ये लोग क्या करते थे, और जो प्राइसेस थे वो उनको बहुत लो थे। उन्होंने बताया कि द प्राइसेस दे रिसीव फ्रॉम द कंपनी वाज मिजरेबली लो, मतलब जो लोन उन्होंने लिया है वो इतना भी, मतलब उनको जो प्राइजेस मिलते थे वो इतने भी होते थे कि वो जो लोन उनको पे कर पाए, रीपे कर पाए, miserably low, and the loans they had accepted tied with the company, मतलब उनको वो भी पे नहीं कर पाते थे। In many places like Carnatic places and the Bengal, weavers deserted, अब इन्होंने क्या करा, एंड माइग्रेटेड सेटलिंग ऑफ द लोकल। अब यहाँ पर सिंपल लूम्स और अलग अलग पार्ट्स के अंदर ये लोग क्या करने लगे कि अब भाई मेरे सिचुएशन की बद से बदतर हो गई, तो मैंने सोचा कि मतलब हम क्या करते हैं, वीविंग छोड़ देते हैं या हम ये गांव छोड़ देते हैं। तो उन्होंने बात बताया कि ये लोग क्या करते थे, कोई दूसरे जगह, कोई दूसरे गांव में चले जाते थे, भाई यहाँ से अपना सब कुछ बेचा बाची शुरू करो इस गांव से, दूसरे गांव में जहाँ इनके कोई फैमिली रिलेशंस होते थे उस गांव के अंदर जाते थे और वहां पर क्या करते थे, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते थे। वहां कोई दूसरा जो भी वहां पर खेती चल रही तो वो दूसरे काम करना स्टार्ट करते थे जो उनके दूसरे फैमिली रिलेशंस वाले करते थे, क्योंकि यहाँ इनकी हालत बद से बदतर हो चुकी है। Elsewhere weavers along with the village traders revolted opposing the company and its officials। उसके अलावा क्या हुआ, कुछ लोगों ने तो अपना रास्ता ही चेंज कर लिया कि भाई मेरे को इस गली जाना ही नहीं तो मैं दूसरी गली चले जाऊं। इसके अलावा जो दूसरे लोग थे उन्होंने क्या करा कि कंपनी के अगेंस्ट ही क्या करा, कंपनी और उसके ऑफिशियल्स के मतलब गुमास्तास और कंपनी के अगेंस्ट ही क्या करा, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया कि भाई हम ये जिस तरीके से आप ह्यूमिलिएशन दे रहे हो हमको, हम वो सहन नहीं कर सकते। तो देखो इस तरीके से उन्होंने क्या करा, ये रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। ओवर द टाइम मेनी वीवर्स बिगन रिफ्यूजिंग द लोन्स, क्लोजिंग डाउन देयर वर्कशॉप्स एंड टेकिंग टू द एग्रीकल्चर, मतलब सिंपल उन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, उन्होंने लोन से लेना रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने क्या करा भाई, वीविंग ही बंद कर दी ना, बोल रहा भाई मेरे पास अब ऑप्शन वीविंग में करता ही नहीं, तो आप मेरे को ऑर्डर देके करोगे भी क्या, तो इन्होंने वीविंग करना बंद कर दिया और अब क्या करा, ये दूसरे सेक्टर एग्रीकल्चर वगैरह पे वहां पर क्या करने लगे, शिफ्ट हो गए। By the turn of the 19th century, cotton weavers face a new set of problems। यहां तक की प्रॉब्लम्स तो ठीक है, अब इसके बाद उनको न्यू सेट ऑफ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते थे। तो ये जो प्रॉब्लम्स का सीन था हमारा, ठीक है, यहां तक ये एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि भाई जिस तरीके से उन्होंने एक सिस्टम डेवलप करा, ये वाली पूरी प्रॉब्लम हमको समझ में आई। वीवर्स का बुरी तरीके से नुकसान होने लगा, उनकी लाइफ मिजरेबल होती गई, उनको बहुत नेगेटिव उसका इफेक्ट देखने को मिला। अब एक और नई परेशानी उनको 19th सेंचुरी में क्या स्टार्ट देखने को मिल रही है कि भाई मैनचेस्टर इंडिया आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया मतलब मैनचेस्टर इज हम लोग कॉमनली मैनचेस्टर एक सिटी बोलते हैं ना, तो मैनचेस्टर सिटी इंडिया आ गई, नहीं मतलब मैनचेस्टर सिटी इंडिया नहीं आई, मैनचेस्टर सिटी के अंदर जो ट्रेड मतलब वहां पर जो इंडस्ट्रीज थी तो वहां से ट्रेड होने लगी, वहां का प्रोडक्ट कहां पर आ गया, इंडिया के अंदर आया। वो लोग अब इंडिया का क्यों आया, देखो समझो पार्ट क्या थी। इसके पहले, किसके पहले, जब हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा कि वहां अभी यूके में मतलब अभी ब्रिटेन के अंदर क्या नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो उन लोग को किसका प्रोडक्ट चाहिए था, उनको इंडिया का प्रोडक्ट चाहिए था बिकॉज ऑफ फाइन क्वालिटी। और इस तरीके से उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, तैयार करा। अब प्रॉब्लम क्या आ गई कि अब वाले फेज के अंदर ब्रिटेन में भी इंडस्ट्रीज आ गई। मैनचेस्टर इज अ प्लेस वेयर फैक्ट्रीज केम अप, तो जब वहां पर केम अप फैक्ट्रीज आ गई तो अब वो लोग क्या चाहेंगे, बात समझना। अब अगर मेरी खुद की फैक्ट्री है, पहले मेरे पास फैक्ट्री नहीं थी, तो आई ट्राई कि मुझे अच्छे से अच्छा माल कहीं ना कहीं से मिले और मैं उससे सर्वाइव कर सकूं। अब बात क्या कि मेरी खुद की फैक्ट्री आ गई, तो मेरी खुद की रिक्वायरमेंट तो मैं खुद ही प्रोड्यूस कर लूंगा,
प्लस अब मैं सरप्लस प्रोड्यूस करूंगा सो दैट मैं भी प्रॉफिट कमा पाऊं ना। तो अब ये क्या करते थे मैनचेस्टर वाले, ये भी अब मार्केट में प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन प्रॉब्लम कहां फंसी देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हेनरी पेटल्लो है, ये इन्होंने ये एक हेनरी पेटल्लो ने एक बहुत एक स्टेटमेंट दिया, बहुत खास स्टेटमेंट था, क्योंकि ये कौन थे पहली बार समझ लो, ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल थे। इन भाई साहब ने ये कहा कि जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है, ठीक है, जो इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड है वो कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकती है, ठीक है, कुड नेवर रिड्यूस, बिकॉज क्यों नहीं रिड्यूस कर सकती, क्योंकि हमारा माल बहुत ही फाइन क्वालिटी का था। और यहां पर उन्होंने बताया कोई भी दूसरी कंट्री जिस क्वालिटी का माल इंडिया प्रोड्यूस करती है उस कंट्री का उस क्वालिटी का माल प्रोड्यूस कर सके। तो भाई मतलब देखो, जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं वो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इंडिया का जो टेक्सटाइल है, इंडिया का जो हम लोग को क्लॉथ मिल रहा है वो बहुत ही फाइन क्वालिटी का है, तो इंडिया तो कभी कोई आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या पर आई, जब मैनचेस्टर के अंदर ही क्या होने लग गई, फैक्ट्रीज आने लग गई। तो जब मैनचेस्टर में फैक्ट्रीज आने लग गई तो इंडिया की जो टेक्सटाइल होगी वो क्या होने लग गई होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन करने लग गए होंगे। कौन, ब्रिटिशर्स खुद। अब देखो क्या बताया, बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century वी सी द बिगिनिंग ऑफ लॉन्ग डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अभी तक क्या हो रहा था, अभी हम इंडिया से माल एक्सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अब क्या देखने को मिला, 19th सेंचुरी के बिगिनिंग में हमको ये देखने को मिल रहा है कि अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगा। एक अच्छा खासा हम लोग को परसेंट फॉल देखने को मिला। क्या फॉल दिख रहा है, 18, 11, 12 तक का जो फेज था इसके अंदर कोई 33% का हम लोग इंडिया का एक्सपोर्ट होता था, लेकिन थोड़े ही समय में लाइक इट्स 1850-51 के अंदर ये देखने वाला इट इज नो मोर देन 3%। बात समझना, जो 33% हुआ करता था वो सीधे 30% का गिरावट देख के 3% पे आ गया। ये एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो कितना एक खतरनाक डाउनफॉल देखे, 30% का एक रिडक्शन हमको देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब मैनचेस्टर के अंदर इंडस्ट्रीज बन गई। देखो, as the cotton industries develop in the England, industrial groups begin worrying about the imports from the other countries। देखो क्या हो रहा है, अभी जब इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रीज बन गई तो वो लोग क्या देख रहे हैं, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि जो वहीं के ऑफिशियल्स हैं वो लोग बोल रहे हैं कि भैया नहीं, इंडिया का माल तो आप कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, वो इतनी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये लोग भी टेंशन में कि भाई अब हमारा कैसे चलेगा जब इतनी अच्छी क्वालिटी का माल वहां से आएगा। तो इन्होंने फिर निंजा टेक्निक इस्तेमाल करी। अब इन्होंने क्या करा, अब यहाँ पर इन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो। क्या प्रेशराइज करा कि आप देखो, उन्होंने क्या बताया कि इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो कॉटन टेक्सटाइल पे। जैसे आप इंपोर्ट ड्यूटी के अगर आप इंडिया से इंपोर्ट करते हो तो आपको हैवी इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो उसके चक्कर के अंदर जो वहां के लोग होंगे एटलीस्ट वो इंडिया का माल इंपोर्ट नहीं करेंगे। और उन्होंने बताया कि देखो इस तरीके से मैनचेस्टर गुड्स कुड इजीली सेल इन द ब्रिटेन विदाउट फेसिंग एनी कॉम्पिटिशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। क्लियर हो गया यहां तक। तो पहला सीन तो इन्होंने ये करा कि आप हमारी कंट्री के अंदर क्या करो, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो, ठीक है, क्या आप इंडिया से माल नहीं मंगा सकते हो, या मंगाते हो या अदर पार्ट से अगर आप माल मंगाते हो, बेसिकली इंडिया हम लोग बोल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज देना पड़ेगा। और उसी टाइम पे उन्होंने वापस गवर्नमेंट को और प्रेशराइज करा कि आप अब क्या करो, ईस्ट इंडिया कंपनी को बोलो कि भाई जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसको आप इंडिया के मतलब इंडिया के मार्केट में बेचो। पहला तरीका क्या करा, अपने डोमेस्टिक मार्केट को सेव कर लिया कि भाई इंडिया जो उनका डोमेस्टिक मार्केट है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आसपास के जो लोग भी आउटसाइडर्स हमारे इंग्लैंड में माल बेच रहे हैं वो सब खत्म हो गए। क्योंकि हम माल किससे, हमारा माल कौन होगा, डोमेस्टिक मार्केट जो मैनचेस्टर में बना होगा वही बिकेगा। दूसरा उन्होंने क्या करा, अब और प्रॉफिट कमाना है, तो और प्रॉफिट करने के लिए उन्होंने क्या बोला, इंडिया के मार्केट के अंदर भी इनकी कॉलोनी थी, तो बोला कि इंडिया के मार्केट के अंदर भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाओ कि वहां पर माल किसका बिकना है, हमारा ही माल बिकना चाहिए। यहां सीन क्या क्लियर कर दिया कि भाई अब आपको इंडिया के अंदर भी आप माल इंपोर्ट नहीं कर सकते हो, मतलब इंडिया से भी हाँ इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सॉरी इंडिया से आप माल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कि आपको जो माल मंगाना है वो कहां से मंगाना है, सीधा माल आपके पास आएगा मैनचेस्टर से। अब यहां पर कॉटन वीवर्स को क्या प्रॉब्लम फेस होने को मिलेगी, तो दो प्रॉब्लम जनरली दिमाग लगाओ कि भाई सेम टाइम पे कॉटन वीवर्स को क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे जैसे इंग्लैंड के अंदर मार्केट सेटअप हुआ
तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, इंग्लैंड में जैसे ही मार्केट सेटअप हो तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी कंट्री को, उनका डोमेस्टिक मार्केट सेव करा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, डोमेस्टिक मार्केट जो था वो उन्होंने सेव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी। ठीक है, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लिख देता हूँ कि अगर आप इंडिया से माल मंगा रहे हो तो। और दूसरे नंबर पे क्या करा उन्होंने, ब्रिटिश इंडिया जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको बोल दिया कि आप हमारा प्रोडक्ट को वहां पर सेल करो। ठीक है, यानी यहाँ इनका डोमेस्टिक मार्केट सेव कर लिया और इधर आके इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट सेव प्ले कर लिया। अगर इंग्लैंड के लिए डोमेस्टिक मार्केट ही है, उनका सेफ मार्केट इंटरनेशनल मार्केट है, तो इसका जस्ट अपोजिट हमारा इंडिया का होगा, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इंडिया का मार्केट, और हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट होगा वो इंटरनेशनल मार्केट, यानी इंग्लैंड लिख लेता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल, इजी क्लियरिंग होगा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई, इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, क्या हुआ यहाँ पर, दोनों को चीज क्लियर करते हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तो ये इन्होंने सेफ प्ले करने के लिए हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दी थी, तो इनका माल जो पहले इनका बना बनाया इंटरनेशनल मार्केट था खत्म, क्योंकि ये इनका माल यहाँ बेच रहे थे जाके, पर यहाँ माल इनका खत्म। दूसरे नंबर पे क्या हुआ, यहाँ का जो प्रोडक्ट था अब कहाँ पर आ रहा है, इनके डोमेस्टिक मार्केट को। तो बात समझो कि मेरा बना बनाया डोमेस्टिक मार्केट भी गया और मेरा बना बनाया इंटरनेशनल मार्केट भी गया। तो ये किसका नुकसान होगा, जो इंडिया के व्यूअर्स होंगे उन लोगों को बुरी तरीके से इस पे अफेक्ट होगा। देखो अब क्या क्या आप लोगों ने आगे पढ़ते हैं। देयर एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स्ड, यहां पर चीज समझ में आ गया, और लोकल मार्केट भी श्रैंक हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या आने लगे थे, जो मैनचेस्टर के इंपोर्ट्स होने लगे थे वो आ गए। और बात समझो, मैनचेस्टर में क्या बन रही है, फैक्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज में क्या है, मशीन से, मशीन के कारण क्या होगा, मशीन के कारण मशीन मेड प्रोडक्ट होगा, जो कि जनरली चीप होता है, चीप इन द सेंस उसकी कॉस्ट कम होती है। तो जब कॉस्ट कम होती है तो आप सस्ता बेचोगे। और एक कॉमन मेंटालिटी होती है, अगर मेरे को कोई सेम प्रोडक्ट, आई एम गोइंग टू बाय वाटर बॉटल एंड इफ द बॉटल कॉस्ट मी सेम, आई एम गोइंग टू बाय स्टील वाटर बॉटल एंड स्टील बॉटल कॉस्ट मी 500 रुपीज एंड अनदर स्टील बॉटल कॉस्ट मी रुपीज मान लो 150। ठीक है, देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम बिकॉज दे बोथ आर स्टील वाटर बॉटल्स। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक चीज है, गो फॉर 150 सम, जो मेरे को क्या होगी, जो थोड़ी चीप होगी, सिंपल बात। यही किसकी फंस गई, अब इसकी जगह चले जाऊं, कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदने जा रहा है, एक कपड़ा जो इंडियन मार्केट में बन रहा है वो 500 रुपीज का है, और मान लो ये कोई बेडशीट है, ठीक है, आई एम गोइंग टू बाय बेडशीट एंड द बेडशीट कॉस्ट मी रुपीज 500, ठीक है, एंड द सेम इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन विद द हेल्प ऑफ मशीन्स एंड इट्स कॉस्टिंग मी रुपीज 150। मैं क्या करूंगा भाई, जहां 500 रुपए में मेरे पास एक आती थी, यहां पर 500 रुपए में मैं 4 खरीद लूंगा थोड़े पैसे मिला के, तो मेरा तो फायदा ही फायदा हो रहा है ना भाई। जैसे ही 100 रुपए और ऐड करूंगा 4 मिल जाएगी, तो मैं तो यही जाऊंगा, एक के बजाय रोज नहीं चादर पहन लगा के सोऊंगा ना मैं। तो यही चीज, तो इनको बहुत बुरी तरीके से डोमेस्टिक मार्केट गया, दूसरा इंटरनेशनल मार्केट भी गया। टफ कंपटीशन किससे देखने को मिल रही है, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग इजी, और ये बेचारा ये जो व्यक्ति 500 में बेच रहा है, समझना, इस व्यक्ति की 500 रुपए की जो बेडशीट है बेचारे को पड़ती 450 रुपए में थी, ठीक है। तो कॉस्ट, बिकॉज इट इज प्योरली हैंडमेड, ठीक है, एंड हैंडमेड इज लाइक कॉस्टली मटेरियल। हम लोग ने समझा था ना कि ब्रिटेन, वहां के जो एरिस्टोक्रेट्स, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल, हाई क्लास लोग थे, वो लोग इसको प्रेफर करते थे, बिकॉज जनरली वो प्रेफर कर, महंगा ही होगा ना। तो सिंपल समझो, ये चीज ही महंगी थी, उस व्यक्ति को पड़ी 450 रुपए में रही है, और ये व्यक्ति तो 150 में बेच रहा है उसका प्रॉफिट निकाल के। तो ये कितना गिर गिर के भी कितना 150 तक जा सकता है क्या व्यक्ति, नहीं जा सकता। तो ये बुरी तरीके से इनको क्या हुआ, नुकसान हुआ, और ये इजीली उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सके, ठीक है। By the 1850, reports from the most weaving regions of the India narrated stories of decline and dissolution. तो सिंपल सी चीज समझ में कि अब क्या होंगे, उनका मार्केट डिसॉल्व होने लगा। By the 1816, weavers faced a new problem. एक और भाई नई परेशानी आई, ठीक है। नई परेशानी क्या हुई कि अब इन लोग के पास सफिशिएंट सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ गुड क्वालिटी नहीं मिलने लगा। क्यों पिक्चर, वापस हमारी स्टोरी, हम लोग जो सीक्वेंस, कोई नई चीज नहीं, हम लोग बिल्कुल दिमाग से चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने क्या बोला कि मैनचेस्टर के अंदर क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज आ गई है। जैसे ही मैनचेस्टर के अंदर जो कंपनीज आई, जो फैक्ट्रीज आई, वहां पर अब ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इनको रॉ मटेरियल तो लगेगा ना। रॉ मटेरियल, सबसे फाइन क्वालिटी का माल कहां से आता है भैया, इंडिया से आता है। क्यों, बिकॉज इंडिया हैव फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। तो हमको क्या चाहिए, मैनचेस्टर बोलेगा हमको रॉ मटेरियल चाहिए। तो अब ये मैनचेस्टर rather than going for the finished goods, पहले finished goods import करते थे, now they started importing
रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया। तो अब यहाँ से क्या होने लगे, इनका ये रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने लगे। रॉ मटेरियल जब ये इंपोर्ट करने लगे, यहाँ पर मोनोपोली कौन चला रहा है, ब्रिटिशर्स चला रहे हैं, पूरा पॉलिटिकल राइट्स उनके पास है। तो ये क्या कर देते थे, फाइन क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल किसको भेज देते थे, सीधे के सीधे एक्सपोर्ट कर देते टू दी ब्रिटेन। ठीक है, इंग्लैंड के अंदर ऐसा कैसे एक्सपोर्ट हो जाता था। बात समझो कि जब मेजोरिटी जब माल बाहर एक्सपोर्ट हो गया तो यहाँ के ट्रेडर्स के लिए क्या होगा, कम बचेगा। और इवन जब उसकी रॉ मटेरियल की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। लेकिन क्लियरली समझो, जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, जस्ट अ सेकंड, हाँ, जब उसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो इंडियन ट्रेडर्स को उसको महंगे में खरीदना पड़ेगा। जब इंडियन ट्रेडर्स के पास इतने पैसे ही नहीं हो रहे हैं कि उसको महंगे में खरीदेंगे तो एक और नई प्रॉब्लम आ गई। तो देखो, हर एक लेवल बढ़ते हुए उनके पास एक नई लेवल ऑफ प्रॉब्लम उनके सामने देखने को मिली, और ये प्रॉब्लम उनके साथ कंटिन्यू हुई। कब तक प्रॉब्लम कंटिन्यू, तो उन्होंने बताया कि जब अमेरिका, कब तक प्रॉब्लम, तो ये लंबे समय तक प्रॉब्लम, वर्ल्ड वॉर तक भी ये प्रॉब्लम चल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तब तक ये प्रॉब्लम इनको क्या होने लगा, कंटिन्यू रहा। समझो, when the American Civil War broke out and the cotton supplies from the US were cut off, Britain turned into India। इसका रीजन पहला मैंने बोला कि सबसे फाइन क्वालिटी माल इंडिया, तो हम कहाँ जाएंगे, इंडिया। दूसरा, ये लोग माल कहाँ से मंगाते थे, ये लोग अमेरिका से मंगाते थे, वहां सिविल वॉर हुआ तो ये वापस टर्न हो गए, मतलब इनके पास अब लॉजिकली भी लोग किसके पास जा सकते हैं, इंडिया के पास जाते हैं। तो इन्होंने क्या करा, इंडिया से माल आ गया। देखो, एज ए रॉ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम द इंडिया इंक्रीज द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन इज शॉर्ट अप। अब रॉ कॉटन का प्राइस भयंकर बढ़ गया, और जो वीवर्स इंडिया के थे, जो खुद ही बेचारे जिनको सप्लाई नहीं मिल पा रहा था, वो क्या करते हैं, हमको फोर्स टू बाय रॉ कॉटन एट महंगी प्राइस, क्योंकि इनको भाई प्रोडक्शन तो करना है। अब इनको क्या करना पड़ेगा, झक मार के क्या करना है, महंगी प्राइसेस पे खरीदना पड़ रहा है। और ये सिचुएशन इतनी बुरी हो जाती थी कि उन लोग को मिलता ही नहीं था पैसा कि वो लोग आराम से काम कर पाए। ठीक है, then by the end of 19th century, weavers and the other crafts people faced yet another problem. Factories in India began production, ठीक है, began production, flooding the market with the machine goods। यहाँ पर जो हाथ से काम कर रहे हैं उनका एक और प्रॉब्लम, क्या अब इंडिया के अंदर भी क्या आ गई है, फैक्ट्रीज आ गई। अब जब इंडिया में फैक्ट्रीज आ जाएगी तो अब पार्ट क्या होगा, हाथ से बनाने वालों को तो पूरी तरीके से नुकसान। तो देखो, हर एक स्टेप पे हम लोगों ने एक नई प्रॉब्लम समझी, और जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो प्रॉब्लम्स के आने के कारण जो व्यूअर्स था उन लोग का बुरी तरीके से नुकसान हुआ। हमारा जो पहला वाला टॉपिक था, पूरी लिंक चलते आ रही है कि व्यूअर्स का क्या हुआ। तो व्यूअर्स पहले अच्छा खासा कमा रहे थे, उनका अच्छा ऑप्शन उनके पास थे, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, जैसे मोनोपोली, जैसे उनके पास पॉलिटिकल राइट्स है, उन्होंने मोनोपोली राइट्स लगा दिए। मोनोपोली होने के कारण अब इनको धीरे धीरे वहां से नुकसान होना शुरू हुआ, धीरे 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 नुकसान होने लगा। नुकसान होते होते अब क्या हुआ, मैनचेस्टर आने लगा, मतलब मैनचेस्टर जैसे इंडिया आया, मतलब मैनचेस्टर मेड गुड्स इंडिया के अंदर आ गए, तो अब इनको और टफ कंपटीशन देखने को मिली। और इसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि अब इंडिया के अंदर इटसेल्फ यहाँ पर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज आ गई, तो अब उनको इंडिया से भी कंपटीशन देखने को मिली। तो इस तरीके से बुरी तरीके से व्यूअर्स का एक नुकसान देखने को मिला, और ये पूरा सोसाइटी से बाहर हो गए।